तो आज हम लोगों की जो चर्चा होगी वो है तरंग प्रकाशिकी पे। इस पर चर्चा होगी। इसके पहले हम लोगों ने जो है किरण प्रकाशिकी पूरा पढ़ लिया, रे ऑप्टिक्स, है ना। तो तरंग प्रकाशिकी क्या है? देखिए, जैसे प्रकाश के संदर्भ में बहुत सारी घटनाएं जो है प्रयोगों के आधार पर देखी गई, है ना। तो आप जानते हो, जब भी कोई चीज़ प्रायोगिक तौर पे देखी जाती है तो उसके बाद फिर वैज्ञानिकों से कहा जाता है कि इसको एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो उसके लिए फिर जो है वैज्ञानिक कुछ सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, कुछ लॉजिक का उपयोग करके, और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब हम लोग प्रकाश के बारे में क्या है जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि जब हमारी आँख पर गिरती है तो हमारी आँख के रेटिना को उत्तेजित करती है किसी चीज़ को देखने के लिए। हम लोग जो जनरली आइडिया जानते हैं प्रकाश का, वो यही जानते हैं। अब प्रकाश के संदर्भ में प्रयोगों के आधार पे कौन कौन से तथ्य देखे गए? पहली चीज़ ये देखी गई कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है। अब ये कैसे पता चला कि भाई प्रकाश सरल रेखा में चलती है? तो अगर किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश के मार्ग में अगर आप कोई अवरोध रख दीजिए तो आप देखोगे कि उस अवरोध का एक शैडो, एक छाया जो है पीछे बन जाता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती तो कभी भी किसी वस्तु की छाया जो है वो नहीं बन पाती। उसका रीज़न क्या है? देखिए, हमारे हाथ का जो है यहाँ पर छाया, शैडो क्यों बन जा रहा है? क्योंकि लाइट सीधे आ रही है और जहाँ जहाँ से ये नहीं गुजर पाई बस उसी के किनारों से गुजर पाई। तो जहाँ से वो नहीं गुजर पाई उसका जो है पीछे क्या हो गया? शैडो बन गया। लेकिन यही प्रकाश अगर सीधी रेखा में न चलती तो यहाँ कॉर्नर पे आती और यहाँ से मुड़ करके भी चली जाती, इधर से भी मुड़ जाती और हर डायरेक्शन में पहुँच जाती, इसलिए फिर वस्तु की छाया न बन पाती। तो ये पता चला कि भाई प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ घटनाएं जो 9th में भी 10th में भी इन सब क्लास में भी आपने पढ़ा है कि प्रकाश में परावर्तन होता है, कि प्रकाश जब किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर गिरता है तो वहाँ से प्रकाश जो है जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में वापस हो जाता है। तो प्रकाश की किरणों का किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो जाना, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और प्रयोगों के आधार पे प्रकाश के परावर्तन संबंधी 2 नियम दिए गए। एक कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। फिर इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन वाली घटना हम लोग जाने। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। मतलब कि अगर विरल से सघन माध्यम में जा रही हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और सघन से विरल माध्यम में जा रही हैं तो अभिलंब से। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन संबंधी 2 नियम दिए गए। कौन कौन से नियम? एक था आपका कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम आपको बताया गया कि प्रकाश की एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की किरण के लिए, प्रकाश की एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब sin i अपॉन sin r इक्वल टू नियतांक, जिसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद जो है और भी घटनाएं देखी गई जो अभी आप लोग जो है नहीं पढ़े हो। जैसे प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है कि अगर किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति, एक ही मतलब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग उत्पन्न होता है उसकी जो ऊर्जा होती है उसका पुनर्वितरण हो जाता है। ऊर्जा का पुनर्वितरण का मतलब क्या हो गया कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, मतलब लगभग अंधेरा हो जाएगा, और कुछ बिंदुओं पर परिणामी प्रकाश की तीव्रता सामान्य से बहुत ज़्यादा हो जाती है। समझ में आई बात? तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। मतलब इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, ठीक,
वैसे अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी है आपको कि कभी भी दो अलग अलग प्रकाश स्रोत लेकर के हम लोग व्यतिकरण की घटना नहीं देख सकते, लेकिन फिलहाल जो प्रैक्टिकली बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रकाश स्रोत से एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश आ रही है। हमने कमरे में देखा तो हर जगह हमको लाइट की तीव्रता दिखाई दी कि कैसी है, ठीक। दूसरा वाला लाइट का सोर्स लाया, पहले वाले को बंद कर दिया, दूसरे को ऑन किया, उससे भी जो प्रकाश निकल रही थी उसकी भी आवृत्ति तरंगदैर्घ्य वही थी जो पहले वाले की थी, ठीक। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि जो दोनों प्रकाश के स्रोत हैं उनसे जो तरंगें निकलें वो समान कला में होने चाहिए। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कला सदैव स्थिर रहती है, ऐसे स्रोतों को बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स है। ये सब एक एक नंबर की डिफिनीशन है। तो आपने जो है दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत ले लिए, एक स्रोत को ऑन किया, आपने देखा कि लाइट की इंटेंसिटी आपको क्लास में कैसी दिख रही है, तो आपको दिखा कि लगभग हर जगह एक समान है। फिर हमने पहले वाले को बंद किया, दूसरे वाले को ऑन किया, तो अब देखा कि भाई प्रकाश की इंटेंसिटी पूरे कमरे में कैसी है, तो फिर देखा कि लगभग एक समान। अब हमने क्या किया कि दोनों प्रकाश स्रोत को एक साथ ऑन कर दिया, तो अब हमको क्या दिखाई देगा कि पहले हमको हर जगह प्रकाश की तीव्रता एक समान दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने दोनों को ऑन किया तो अब हमको ये दिखाई देगा कि कहीं प्रकाश की तीव्रता जो है बाकी जगह की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, और कहीं कहीं ऐसा दिखाई देगा कि जैसे अंधेरा है, वहाँ लाइट पहुँच ही नहीं रही है, दोनों स्रोत जल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा दिखाई देगा कि अरे ये तो ऐसा जगह है जहाँ पर लग रहा है कि लाइट है ही नहीं है, लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो गई। तो इसी घटना को बोला जाता है कि लाइट की एनर्जी का पुनर्वितरण होना, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। यहाँ की एनर्जी वहाँ चली गई, वहाँ की एनर्जी वहाँ चली गई। इस घटना को बोला जाता है व्यतिकरण। फिर होता है प्रकाश का विवर्तन। अब ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन अगर प्रकाश के मार्ग में एक बहुत सूक्ष्म अवरोध आप रख दीजिए, प्रकाश के मार्ग में सूक्ष्म अपारदर्शी अवरोध, अपारदर्शी मतलब जिसे प्रकाश न गुजर पाए, तो अगर हम प्रकाश के मार्ग में एक सूक्ष्म अपारदर्शी अवरोध रख दें, या फिर प्रकाश को हम किसी सूक्ष्म छिद्र में से गुजारें, है ना। अब सूक्ष्म का यहाँ क्या मतलब हुआ? सूक्ष्म का मतलब ये हो गया कि छिद्र की चौड़ाई या अवरोध की जो साइज है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की ही कोटि की होनी चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको याद होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, उसी ऑर्डर का होना चाहिए। तो उस केस में ये देखा जाता है कि प्रकाश के मार्ग में आपने सूक्ष्म अवरोध रख दिया या प्रकाश को एक सूक्ष्म छिद्र में से गुजारा, तो प्रकाश अवरोध के किनारों पर या छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। जो हम देख रहे थे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में जा रही थी, वो किनारों पर आकर के हल्का सा क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। कहानी समझ में आई? अगली घटना जो देखी गई, आपने विवर्तन देख लिया, व्यतिकरण देख लिया, फिर अब आता है प्रकाश का ध्रुवण। ये सब चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, ये चर्चा हो रही है इसमें प्रकाश की प्रकृति पे। इस पे चर्चा हो रही है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। अभी जो जो घटनाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो, ये सब पे एकदम हम लोग सेपरेट जो है अलग से चर्चा करेंगे। अभी तो इस चैप्टर की पूरा कंक्लूजन एक बताया जा रहा है कि हम लोग जो है तरंग प्रकाशिकी में क्या क्या टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। इन सब के फार्मूले डिराइव होंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी ओवरऑल आपको एक कंक्लूजन बताया जा रहा है ना। तो प्रकाश का ध्रुवण, ये ध्रुवण क्या घटना होती है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये देखा जाता है कि जैसे एक केमिस्ट्री में भी आपने हो सकता है इस पे पढ़ा होगा, वो आपने समावयवता पढ़ा है, आइसोमेरिज्म, तो उसमें भी ये पोलराइजेशन वगैरह की बात आती है। तो एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टूरमैलिन। क्या बोलते हैं? ये एक मटेरियल है, एक पदार्थ है
तो टूरमेलिन के क्रिस्टल को लिया जाता है, ठीक। और आपको करना क्या है कि जैसे किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आ रही है उसके ठीक सामने आपको एक टूरमेलिन का क्रिस्टल रखना है, ठीक। और उस क्रिस्टल को रख करके और आप क्या करिए कि क्रिस्टल को पूरा एक चक्कर घुमाइए। चक्कर घुमाने का मतलब क्या कि मान लीजिए हमारा एक क्रिस्टल है ये, और ये मान लीजिए इसका हमने एक्सिस ले लिया, इसी एक्सिस के अराउंड हमको क्या करना है, इसको एक चक्कर पूरा घुमा देना, लाइट के सोर्स के सामने रख करके और इसको पूरा एक चक्कर घुमा देना। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने अब किसी भी पारदर्शी पदार्थ को अगर आप किसी प्रकाश स्रोत के सामने आप रखोगे तो रखते ही प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कुछ कम हो जाती है, ठीक। लेकिन जब रखने के बाद जो तीव्रता कम हो गई, अब उसके बाद अब आप उसको पूरा एक चक्कर घुमाओगे तो देखोगे प्रकाश की तीव्रता जितनी थी उतनी ही बनी रहेगी। मतलब हम जो बता रहे हैं उस चीज़ को समझिएगा कि लाइट सोर्स के सामने आपने रखा क्रिस्टल को, प्रकाश की तीव्रता कुछ घट गई, ठीक है ना। जो घट गई अब वही तीव्रता आपको दिखाई देती रहेगी पूरा एक साइकिल, मतलब 360 डिग्री से आप घुमा दोगे तो उतनी ही तीव्रता आपको दिखाई देती रहेगी, ठीक। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि नया फिर क्या हो रहा है, नया ये हो रहा है एक और क्रिस्टल अब आप ले लो, क्या करो, और जो पहला वाला क्रिस्टल था उसके सामने अब आप दूसरी वाली क्रिस्टल को रखिए, और शुरू में इस तरह से रखिएगा कि दोनों की जो प्रकाशिक अक्ष हैं, ये जो ऐसे से हमने बनाया है ना, इसको बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष। क्या बोलते हैं? तो इस क्रिस्टल के सामने आपने दूसरी वाली क्रिस्टल को रख दी, इसके सामने दूसरी वाली रख दी, ठीक। अब क्या कर रहे हैं अब आप कि अब जो है दोनों में से किसी एक क्रिस्टल को घुमाना शुरू करिए। तो अब आप देखोगे कि दोनों में से जैसे ही किसी एक क्रिस्टल को घुमाना शुरू करोगे, अब देखोगे प्रकाश की तीव्रता घटने लगेगी धीरे धीरे, और जैसे ही दोनों की अक्षें एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि जैसे वो जो लाइट का सोर्स था वो ऑफ हो गया, मतलब अब लाइट निकलेगा ही नहीं। मतलब दोनों क्रिस्टल के अक्ष जैसे ही एक दूसरे के लंबवत हो गए वैसे ही दूसरे वाले से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 0 हो जाती है। समझ में आई बात? तो ये जो घटना यहाँ पर घटती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे जब टॉपिक पर आएंगे। फिर इसके बाद एक और प्रायोगिक तथ्य देखा गया कि अगर हम किसी धातु के पृष्ठ पर, जब हम किसी के पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की यह जो घटना होती है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रयोगों के आधार पर देखी गई। तो देखने के बाद फिर अब वैज्ञानिकों से कहा गया कि भाई ये सब चीज़ें जो हमने प्रयोगों के आधार पर देखी इनकी व्याख्या करिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जिस समय ये सब घटनाएं देखी गई, जो लास्ट वाला हमने आपको बताया प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला, ये घटना तो 1900 के आसपास का है। तो इसको छोड़ दीजिए तो बाकी सब घटनाएं 1700 और 1800 के बीच की थी, ठीक है। और उस समय दो वैज्ञानिक थे हम लोगों के जो सबसे चर्चित थे और जो सारी चीज़ों को लगभग एक्सप्लेन कर रहे थे। वो थे एक हमारे सबसे आइडियल साइंटिस्ट जिनको सब लोग जानते ही हैं, न्यूटन थे, हैं। और दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे हॉलैंड के हाइगेंस। हॉलैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? हाइगेंस। अब इन दोनों साइंटिस्टों से कहा गया कि भैया प्रकाश के संदर्भ में अब आप इन तथ्यों की व्याख्या करिए कि क्यों, कैसे हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश के संचरण के संदर्भ में कि प्रकाश एक जगह से, जैसे किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकली और एक जगह से दूसरी जगह गई, है ना, तो कैसे ये जा रहा है, इसके बारे में न्यूटन ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कार्पस्क्यूलर थ्योरम ऑफ न्यूटन, ठीक। और हाइगेंस ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो उसको हम लोग बोलते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के संचरण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं?
हाइगेंस के द्वितीयक सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरम बोलते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो अब ये दोनों सिद्धांत क्या थे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए न्यूटन का ये कहना, अच्छा दोनों सिद्धांत एकदम अपोजिट थे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि उस समय तक विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज नहीं हुई थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज 1900 के बाद हुई थी। 1900 समथिंग में जो आपने पढ़ा था ना, उनका मैक्सवेल का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंग वाले में जो बताया गया था। तो ये जो घटना थी हम लोगों की, उस समय तक जब ये दोनों वैज्ञानिक थे हमारे, तब तक विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज नहीं हुई थी। विद्युत चुंबकीय तरंगे आप जानते ही वो तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस समय तक केवल यांत्रिक तरंगों के बारे में जानकारी थी। किसके बारे में जानकारी थी? और यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती थी जिनको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम जरूरी था। या तो भाई गैसीय माध्यम होना चाहिए, या भाई ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई जब तक एक माध्यम नहीं होगा तब तक यांत्रिक तरंगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर जब चर्चा हुई तो सबसे पहले न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया, और न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार ये था कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे छोटे कण निकलते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे छोटे कण निकलते हैं जिन्हें हम लोग कणिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में कार्पसल्स कहते हैं। ठीक है। और ये कणिकाएं जो होती हैं ये प्रकाश की चाल से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दूसरा इन्होंने बोला कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के कणिकाओं की साइज भिन्न भिन्न होती है। ठीक। तो जब इनसे पूछा गया कि भाई ठीक है, अब इनका सिद्धांत बहुत छोटा सा यही था, क्या आप समझ गए कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे छोटे कण निकलते हैं जिन्हें कणिकाएं कहते हैं, और ये कणिकाएं प्रकाश की चाल से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। विभिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न साइज की होती हैं। बैगनी रंग के कणिका की साइज कुछ और होगी, लाल वाले की साइज अलग होगी, अलग अलग रंगों के कणिकाओं की साइज अलग अलग। इनसे जब बोला गया कि ठीक है भाई आपने अपना सिद्धांत तो दे दिया, तो फिर अब जब प्रयोग के आधार पर जितनी चीजें देखी गई हैं उनकी अब आप व्याख्या करिए ना। तो जब इनसे व्याख्या करने के लिए कहा गया तो जो पहला था कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है, सिंपल वे में व्याख्या कर दिया इन्होंने। कैसे कि भैया ये जो कणिकाएं होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनका द्रव्यमान जो है क्या होता है, नगण्य होता है। तो इन पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए जब ये स्रोत से निकलती हैं तो इन पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो आप न्यूटन के अनुसार जानते ही हो कि जब किसी वस्तु पर नेट बल 0 हो तो वो एक नियत चाल से सरल रेखा में गति करती है। तो इस तरह से प्रकाश स्रोत से निकलने वाली कणिकाएं एक सीधी रेखा में चलती जाती। फिर प्रकाश में ऊर्जा होता है। जैसे प्रकाश अगर किसी वस्तु द्वारा रोक लिया जाए तो आप जानते हो उसका टेम्परेचर, उसका तापमान बढ़ जाता है। तो इनसे पूछा गया कि भाई इसकी व्याख्या करिए, तो बोले कि भैया कण हैं तो कण का अपना कुछ द्रव्यमान होता ही है, और साथ में इनमें वेग भी है, तो भाई गतिज ऊर्जा होगी। तो जब ये किसी वस्तु द्वारा रोक ली जाएंगी तो अपनी सारी ऊर्जा उसको ट्रांसफ़र कर देंगी, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रकाश में ऊर्जा होती है, इसकी भी इन्होंने व्याख्या कर दी। फिर इनसे प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या करने के लिए कही गई, और अपवर्तन के दोनों नियमों की, तो इसकी भी इन्होंने व्याख्या कर दी। लेकिन व्याख्या करते समय इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी मानी जो कि विरोधाभास था, जिसमें कि वैज्ञानिकों लोगों को लगा कि अरे इस तर्क का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन की जब व्याख्या करनी थी तो इन्होंने बोला कि जब कणिका पृष्ठ के पास पहुंचती है तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो कणिका जब पृष्ठ के समीप पहुंचती है तो उस पर आकर्षण बल लगने लगता है। लेकिन चूंकि वो महान वैज्ञानिक थे तो लोगों के मन में आया तो विचार कि अरे ये क्या उल्टा तर्क ये दे रहे हैं, इसका कोई रीजन तो था नहीं भैया, एक लॉजिक थी। बात समझ रहे हैं? तो उस समय तो लोग उनकी बात को बोले कि हाँ भाई न्यूटन हैं, गुरुजी इतने महान हैं तो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। तो उनकी बात को लोग जो है स्वीकार कर लिए। तो परावर्तन के नियमों की भी इन्होंने व्याख्या कर दी और अपवर्तन के नियम की भी कर दी।
उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपवर्तन के नियम की व्याख्या करते समय इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर एक कंक्लूजन ये दिया कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। मतलब वायु में प्रकाश की चाल कम होगी और कांच में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। ये इनके सिद्धांत का, न्यूटन के कणिका सिद्धांत का एक रिजल्ट ये भी था। ध्यान से समझिएगा। अब इन्हीं के पैरेलल, अच्छा, फिर अब इनसे बोला गया कि भाई अब आप जो है व्यतिकरण की व्याख्या करिए, ध्रुवण की व्याख्या करिए, विवर्तन की व्याख्या करिए। तो इनमें से कोई भी व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर नहीं हो पाया। ठीक, तो अब जो है हाइगेंस ने अपना एक सिद्धांत दिया। अब हाइगेंस से पूछा गया, गुरुजी आप बताइए कि ये प्रकाश कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो हमने आपको बताया कि भाई उस समय तक विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हुई नहीं थी, तो भाई यांत्रिक तरंगों की बात हो रही थी। और यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो बिना माध्यम के चल ही नहीं सकती। जैसे हम आप बोल रहे हैं, हमारी जो साउंड एनर्जी निकल रही है ये आपके कान तक इसलिए पहुंच जा रही है क्योंकि यहाँ वायु है। अगर इसी क्लासरूम में वायु हटा दिया जाए, बिल्कुल निर्वात कर दिया जाए, तो हम बोलेंगे जरूर, हमारे मुंह से साउंड एनर्जी निकलेगी, लेकिन वो चल करके आपके कान तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप कहोगे कि अरे ये तो बोल ही नहीं रहे हैं सर, ऐसा ही लग रहा है कि मुंह चला रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आप चंद्रमा पे अगर चले जाइए और चंद्रमा पे दो व्यक्ति अगर आसपास खड़े होकर के बात करें तो एक ही आवाज़ दूसरे को सुनाई, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है। तो जो साउंड एनर्जी है ये क्या है, यांत्रिक तरंग है। इसको चलने के लिए माध्यम जरूरी है, या तो ठोस या द्रव या फिर गैस, कुछ ना कुछ चाहिए। तो उस समय तक विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हुई नहीं थी, तो अब उस समय केवल यांत्रिक तरंगे थी। और ये पता है कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो हाइगेंस से पूछा गया कि भाई प्रकाश कैसे चलता है। तो हाइगेंस ने बोला कि भाई न्यूटन की यह मान्यता कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, ये सही नहीं है। रियल में प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। मतलब इनका जो सिद्धांत था वो न्यूटन के जस्ट अपोजिट था। ठीक है, तो इनसे जब पूछा गया कि भाई प्रकाश कैसे चलता है, तो इन्होंने बोला तरंग के रूप में चलता है। अब तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता थी। अब प्रकाश के बारे में ये भी पता था कि भैया प्रकाश निर्वात में भी चलता है, और निर्वात में तो कोई माध्यम ही नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हाइगेंस ने क्या माना कि प्रकाश के संचरण के लिए उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की। किसकी कल्पना की? मतलब ये था कि ये माध्यम भैया निर्वात में भी रहता है। जैसे नहीं कहा जाता है कि भगवान हर जगह है, हम में, तुम में, खड़क खंभ में, तो वैसे ही इन्होंने मान लिया कि जो है एक ऐसा माध्यम है जो कि हर जगह मौजूद है। निर्वात में भी है, वायु में भी है, जल में भी है, कांच में भी है, हर जगह मौजूद है। और इस सर्वव्यापी माध्यम का, इस काल्पनिक माध्यम का नाम उन्होंने दिया ईथर। क्या नाम दिया? ईथर। ये ईथर वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, ये इनके इस काल्पनिक माध्यम का नाम है। और इन्होंने कहा कि भैया इस माध्यम में प्रकाश के संचरण के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है वो सारे गुण इसमें हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब पूछा गया कि कौन कौन सा गुण भाई? तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि यांत्रिक तरंगों की चाल के लिए एक फार्मूला था, V=E/d। E यहां पर है माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, और d जो है वो माध्यम का घनत्व है। ठीक, तो चूंकि प्रकाश की चाल तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इन्होंने कहा कि भाई ईथर जो है इसका प्रत्यास्थता गुणांक बहुत अधिक होता है और इसका घनत्व जो है बहुत कम होता है। इस वजह से इसमें प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है। और इसके आधार पर इन्होंने प्रकाश के संचरण, प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है उसका इन्होंने व्याख्या किया। अभी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहानी समझ में आई? ये जो एक्सप्लेनेशन इन लोगों का था ये हमको लगता है 1676-78 के आसपास का था, 76-78 ऐसे था। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत, अब जैसे मतलब हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में चलता है।
चूंकि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो इन्होंने प्रकाश के संचरण के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की, जिस माध्यम का नाम क्या दिया गया, ईथर। और इन्होंने कहा कि इस ईथर में प्रकाश के संचरण संबंधी जितने भी गुण हैं सब मौजूद हैं। तो सारे गुण मतलब इस माध्यम की प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है और इसका घनत्व जो है बहुत कम होता है। समझ में आई बात? तो अब जब इनसे कहा गया कि भाई अब प्रकाश के संदर्भ में जितने भी प्रायोगिक तथ्य देखे गए उसकी व्याख्या कैसे होगी, तो हाइगेंस ने प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, इसके लिए हाइगेंस ने अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरम ऑफ हाइगेंस है ना। तो हाइगेंस के द्वितीयक, ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था, ध्यान से समझिएगा। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसकी मुख्य परिकल्पनाएं निम्न हैं। तो कौन कौन सी परिकल्पना, ध्यान से समझिएगा। पहली परिकल्पना, जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यदि माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, यदि माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पृष्ठ में स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, जिस पृष्ठ में स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो। समान कला में होने का मतलब क्या हो गया कि सारे कण एक साथ साम्य स्थिति में, एक साथ अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, फिर एक साथ साम्य स्थिति में, फिर मतलब उनका जब भी हम लोग किसी भी क्षण उन कणों का विस्थापन और कंपन की दिशा देखेंगे तो सबका समान होगा। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि ये कंपन की समान कला में। तो आपको माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचना है जिसमें स्थित सभी कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो। तो ऐसे पृष्ठ को कहते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। वेव फ्रंट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। समझ में आई बात? तो हाइगेंस ने जो पहला अपना जो सिद्धांत दिया था वो यही था। अब इसमें देखिए एक चीज और होता है कि जैसे अगर हमारा तरंग स्रोत बिंदुवत है, अब ये होगा कि भैया तरंगाग्र होगा कैसा, तो जो स्रोत जिससे तरंगें निकल रही हैं अगर वो बिंदु की तरह है तो इससे भाई तरंगें तो सभी दिशाओं में निकलेंगी। तो तरंगाग्र कैसा बनेगा? तो भाई यहां से तो तरंगें एक साथ निकली थी, तो अगर हम एक ऐसा पृष्ठ खींच दें कि उस पृष्ठ तक यहां से चलने वाली सारी तरंगें एक साथ पहुंच जाएं, तो उस पृष्ठ में जितने कण होंगे वो भी एक साथ ही कंपन शुरू करेंगे। तो कैसा होगा? तो भैया इस स्रोत को सेंटर मान करके एक ठो गोला खींच दो। अब इस गोले की यहां से दूरी तो समान हो जाएगी ना, तो इस पृष्ठ में जितने भी कण होंगे सब एक साथ कंपन शुरू करेंगे, तो सीधी बात है वो कंपन की समान कला में भी होंगे। तो जब तरंग स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र कैसा होता है? गोलीय होता है, स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर जाकर के लगभग समतल हो जाता है, बहुत दूर जाकर के।
ठीक। और ध्यान रखिएगा, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंगाग्र के तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, तरंग के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं किरण, रे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रकाश की किरण, तो किरण क्या है? रियल में किरण प्रकाश के चलने की दिशा को दिखा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि किरणें जो होती हैं वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। जैसे अब यहाँ पर आप खींचोगे तो ये सब देखो ना, जितनी भी हैं सब त्रिज्या बनेंगी ना, और आप तो जानते ही हो कि त्रिज्या जो है हमेशा गोलीय पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये पहली परिकल्पना समझ में आई आपको? एक बार फिर से पूरा जो लिखना है उसकी बात सुने कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यदि माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है और स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। ठीक है। और तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, रे कहते हैं। तो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर में अलग से आ जाता है कि तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तरंगाग्र तो अभी जो हमने बोला है वही लिख देंगे आप, कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। तो पहली परिकल्पना समझ में आई आपको। अब दूसरी परिकल्पना क्या है? दूसरी परिकल्पना यह है, अब ये तो हो गया कि भाई तरंग स्रोत से तरंगे कैसे निकलती हैं। दूसरी परिकल्पना बतानी है कि तरंग आगे बढ़ कैसे रहा है, प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रहा है। तो हाइगेंस ने यह बताया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण तरंगाग्र पर स्थित एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कणों से जो तरंगें निकल रही हैं उनको क्या नाम दिया इन्होंने? द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं भी उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से स्रोत से तरंगें आई थी। मतलब ये नहीं कि इनकी चाल क्या होती है, बदल जाती है। तो दूसरा समझ में आया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं और ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे बढ़ती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, यदि हम माध्यम में आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप खींचें। क्या खींचें? अब आप कहोगे ये अन्वालोप क्या होता है? इंग्लिश में एनवेलोप, लेकिन हिंदी में अन्वालोप लिख देते हैं लोग। तो ये रियल में है स्पर्श करता हुआ पृष्ठ। क्या है ये? तो यदि हम किसी क्षण माध्यम में आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप अर्थात उनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचें तो वह उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे ये मान लीजिए आपने एक तरंगाग्र आपने ये लिया, मान लीजिए इसको हमने नाम दिया AB। क्या नाम दे दिया? अब इस पर जैसे 3-4 कण आपने ले लिए। एक कण ले लिया आपने ये, दूसरा कण ये, तीसरा कण मान लीजिए यहाँ है, चौथा कण यहाँ है। हम नए तरंगाग्र की स्थिति जानना चाह रहे हैं। पूछा गया कब, तो आप बोलेंगे भैया T सेकंड बाद हम जानना चाह रहे हैं। तो अगर तरंग की चाल v है तो T सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी s बराबर v/t होगा। आपको करना क्या है? एक प्रकार ले लेना है। क्या लेना है? और ये जितने भी बिंदु हैं इनको केंद्र मान करके v/t त्रिज्या का गोला खींचते जाना है।
सब गोले की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, मतलब एक निश्चित चाप ले लो, बस वही चाप सबको केंद्र मान करके खींचते जाओ, ये जितने भी बिंदु बनाए हो। और फिर क्या करना है कि ये जितने भी आपके गोले बन गए ना, इनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींच दो। ये देखिए, तो ये जो आप खींचोगे ना, जैसे ये ए डैश और यहाँ बन गया बी डैश, तो एक तो पृष्ठ देखो आगे भी खींचा जाएगा और एक पीछे भी आ जाएगा। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आगे वाले पृष्ठ को तो स्वीकार करता है, पीछे वाले को नहीं करता है। तो ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के ये 3 सिद्धांत हो गए। तो ये बोर्ड के एग्जाम में अलग से अक्सर आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। ये तो लघु उत्तरी में आएगा, और दीर्घ उत्तरी में अगर आना होगा तो ऐसे आएगा कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या करिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये दीर्घ उत्तरी में आएगा, 4 नंबर में आएगा। तो उसके लिए अब जो हम लोगों का अगला जो क्लास होगा, उसके लिए सारे लोग अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के आएंगे। ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा, प्रकार, स्केल, पेंसिल सब होना चाहिए। और क्योंकि उसमें जो है ना कुछ डायग्राम सही सही बना करके तब फिर प्रूफ किया जाता है। समझ में आई बात? तो अगला जो 2 टॉपिक है वो हम लोग के अगले उसमें ख़त्म हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि बिना ज्योमेट्री बॉक्स के कोई स्टूडेंट क्लास में उपस्थित नहीं होगा, ठीक है? तो अब हाइगेंस देखिएगा, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम लोगों की जो कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो कितना परिवर्तन समय के साथ साथ होता है। भाई नए खोज होते रहते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती हैं, पुराने वाले सिद्धांत, पुराने वाले नियम गलत हो जाते हैं। अब न्यूटन के कणिका सिद्धांत और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत तो फेल हो गया। अब जानते हैं कहाँ एक और दिक्कत आई थी? हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध किया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है, और न्यूटन ने उल्टा बताया था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अब भैया दोनों तो सिद्धांत ही था, कोई प्रूफ तो था नहीं। ये दोनों जो है अपना लॉजिक, अपने तर्क के आधार पर नियम दिए थे। न्यूटन भी महान वैज्ञानिक, हाइगेंस भी महान वैज्ञानिक। लेकिन समस्या ये थी कि भाई दोनों को अपने अपने मानने वाले लोग थे। भाई दुनिया में कोई भी ऐसा आप जो है व्यक्ति बता दीजिए, कोई भी ऐसा भगवान बता दीजिए, कोई भी ऐसी देवी देवता बता दीजिए जिसको सारे दुनिया के लोग जो है मानते हों। ग्रुप में डिवाइडेड रहते हैं, कुछ बौद्ध धर्म मानेंगे, कोई हिंदू धर्म मानेगा, कोई सिख धर्म मानेगा, कोई ईसाई धर्म मान, सब अलग अलग। उसी तरीके से वैज्ञानिकों के भी अपने ग्रुप होते हैं। कुछ लोग न्यूटन को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग हाइगेंस को बड़ा अच्छा मानते हैं, कोई गैलीलियो को मानते हैं, है ना? तो उस समय की क्या स्थिति थी कि 2 ग्रुप में डिवाइडेड था। तो कुछ लोग जो है न्यूटन को सही मान रहे थे और कुछ लोग हाइगेंस को। न्यूटन के मानने वाले कह रहे थे कि अरे शांत रहो भैया, अपने गुरुजी इतना चीज़ बताए हैं, वो कहाँ से गलत बता देंगे, ये जो बता रहे हैं एकदम सही है। हाइगेंस के मानने वाले कह रहे हैं शांत रहो, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन ये कर रहे हैं और आपके न्यूटन पता नहीं कहाँ सही हो गए, वो तो 2-3 नियम बता पाए, ये तो 7-8 बता दिए। मतलब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण की भी व्याख्या हो गई थी, विवर्तन की भी व्याख्या हो गई थी। मतलब जो न्यूटन नहीं कर पाए थे वो भी हो गया था। और ध्रुवण का नहीं कर पाए थे। ध्रुवण का ये नहीं कर पाए थे, उसका रीजन ये था कि इन्होंने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे मान लिया था। बाद में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फ्रेनल हम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और जब अनुप्रस्थ मान लिया तो ध्रुवण की भी व्याख्या हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लगभग सारे तथ्यों की व्याख्या कर दिया। हालांकि सन 1900 के बाद, मतलब 1910, 1915-20 के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी गई जिसकी व्याख्या हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी नहीं कर पाया। तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन न्यूटन का कणिका सिद्धांत तो बस 3-4 का व्याख्या कर पाया, न तो व्यतिकरण का, न ध्रुवण का, न विवर्त, किसी की व्याख्या नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी दोनों लॉजिक ही थे। तो उनको मानने वाले उनको सही मान रहे थे, इनको मानने वाले। अब सवाल ये उठ रहा था कि सही किसका है। अब
प्रकाश की चाल न्यूटन बोल रहे हैं कि भाई सघन माध्यम में ज़्यादा है, हाइगेंस बोल रहे हैं कि विरल माध्यम में ज़्यादा है। तो अब क्या हो, और दोनों में जो है दोनों के विरोधाभास थे, दोनों के अपने अपने मानने वाले मानने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि नहीं भाई हमारे गुरुजी जो कर रहे हैं वही सही है। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक आए, वो भी पहले सिलेबस में था लेकिन 8-10 साल पहले ही हटा दिया गया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फोको। क्या नाम था? इनकी चर्चा एक बार और पहले भी हो चुकी है, याद है कहाँ हुआ है? भंवर धारा वाले में चर्चा हुआ था। इन्होंने क्या किया कि प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर वायु में प्रकाश की चाल अलग निकाली। जो इनका प्रयोग वाला इंस्ट्रूमेंट था बड़ा लेंदी था, हम लोग प्रूफ कराते थे तो बड़ा समझाना पड़ता था, बड़ा लेंदी प्रूफ था ये। तो इन्होंने जो है वायु में प्रकाश की चाल अलग निकाली और जल में प्रकाश की चाल अलग निकाली प्रयोग के आधार पर, और इन्होंने देखा कि जल में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होती है। तो जब ये प्रूफ करके दिखा दिए तब न्यूटन गुरुजी को जो मानने वाले लोग थे वो बोल दिए कि नहीं नहीं गुरुजी का लग रहा है गलत हो गया। बात समझ गए? तो इस तरह से उस समय बोर्ड के एग्जाम में फोको का प्रयोग तो कभी कभी लॉन्ग टाइप में आता ही था, साथ ही ये भी आता था लिखने के कि फोको के प्रयोग का ऐतिहासिक महत्व लिखिए, 2 नंबर में आता था। तो ऐतिहासिक महत्व में यही समझाया जाता था। न्यूटन का कणिका सिद्धांत लिखा जाता था, फिर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और फिर बोला जाता है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत ये बताया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये बताया। लेकिन फोको ने प्रयोग के आधार पर दिखाया कि नहीं भैया न्यूटन वाला गलत हुआ और हाइगेंस वाला सही है। और इस तरह से वर्षों से चले आ रहे 2 विरोधाभास मतों का इन्होंने अंत करा दिया। यही इनके प्रयोग का ऐतिहासिक महत्व था। बात समझ में आ रही? तो भाई केमिस्ट्री में भी आप पढ़िए न, जो एटम का स्ट्रक्चर बताया गया था, तो एटम का स्ट्रक्चर सबसे पहले वो जे टॉमसन वाला तरबूज मॉडल था। अभी आएगा फिजिक्स में भी आएगा तो वहाँ चर्चा हम लोग करेंगे। तो कितना उसमें भी संशोधन होता चला गया, उन्होंने बताया। फिर उसमें संशोधन कैसे होता है? जब कुछ चीज़ें प्रयोगों के आधार पर देखी जाती हैं और उसकी व्याख्या करने के लिए उस साइंटिस्ट से कहा जाता है जो साइंटिस्ट उस सिद्धांत को दिया था। अगर कर दिया तो सिद्धांत सही है, और जब तक करता रहा तब तक सिद्धांत सही है। और जिस दिन कोई नई चीज़ देखी गई उसकी व्याख्या नहीं कर पाया तो सिद्धांत या तो गलत है या सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई। बात समझ में आ रहा है? तो यही है सब कहानी। अब अगली चर्चा हम लोगों की अगले टर्न पे।